सोचिए, क्या कोई फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट हो सकती है या कुछ और भी? आज हम बात कर रहे हैं धुरंधर 2 की। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे कुछ लोग सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक पावरफुल पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट मानते हैं। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम देखते हैं कि इस दावे के पीछे आखिर तर्क क्या है। अच्छा, इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, इसे एक एडवर्टाइजमेंट क्यों कहा जा रहा है। दूसरा, ये लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए कौन सी तरकीबें इस्तेमाल करती है। तीसरा, ये हाल के इतिहास को कैसे एक नए तरीके से पेश करती है। चौथा, कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो इसमें दिखाई ही नहीं गई। और आखिर में, इसका लोगों पर मनोवैज्ञानिक असर क्या हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बड़े पॉइंट से ही शुरू करते हैं। इस विश्लेषण का जो मेन दावा है वो ये है कि ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, इस तर्क को मजबूती देने के लिए एक बड़ा बयान सामने रखा गया है। जब एक बड़े राजनेता खुद ये कहें कि जो लोग ये फिल्म देखने जा रहे हैं वो एक खास पार्टी को वोट करेंगे, तो इससे इस बात को और भी बल मिलता है कि फिल्म का एक साफ साफ पॉलिटिकल एजेंडा है। फिल्मों के शुरू में एक डिस्क्लेमर आता है ना, कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, पर कोई भी समानता सिर्फ एक इत्तेफाक है। विश्लेषण कहता है कि ये एक लीगल चीट कोड जैसा है, मतलब दर्शकों को कंफ्यूज करके अपनी बात मनवाने का एक तरीका। जैसे केचप की बोतल पर टमाटर केचप लिखा हो पर असल में अंदर कुछ और ही हो, बस नाम का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे ही फिल्म कहती है कि वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन हो सकता है ये सच और कहानी के बीच की लाइन को धुंधला करने का एक तरीका हो। तो ठीक है, अगर ये एक एडवर्टाइजमेंट है, तो ये लोगों को अपनी बात मनवा कैसे रहा है। चलिए, अब उन साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, मतलब उन दिमागी तरकीबों पर गौर करते हैं जिनके बारे में दावा किया गया है कि फिल्म इनका इस्तेमाल कर रही है लोगों की सोच और भावनाओं पर असर डालने के लिए। एक तकनीक है जिसे इमोशनल प्राइमिंग कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि फिल्म शुरू में ही कोई ऐसा सीन दिखाती है जो बहुत इमोशनल हो, शायद गुस्सा दिलाने वाला हो। इससे होता ये है कि देखने वाले के इमोशंस हाई हो जाते हैं, और जब दिमाग इमोशनल होता है तो वो बाद में आने वाले पॉलिटिकल मैसेज को आसानी से कबूल कर लेता है। एक और बहुत ही चालाक तरीका, फिल्म में विलन हीरो के बारे में कुछ कहता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन सोचिए, जब दुश्मन खुद हीरो की ताकत मान ले तो उसकी बात पर लोगों को और भी ज्यादा यकीन हो जाता है ना? इस बात को समझाने के लिए एक बढ़िया उदाहरण दिया गया है। सोचिए, अगर थैनोस जैसा विलन कहे कि स्पाइडरमैन को देखकर मेरे हाथ कांपने लगते हैं, तो क्या इससे स्पाइडरमैन अचानक और भी ज्यादा पावरफुल नहीं लगने लगेगा? बस यही वाला आइडिया यहाँ भी काम करता है, और ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोपेगेंडा टूल बन जाता है। अब आते हैं विश्लेषण के उस हिस्से पर जहाँ चीज़ें सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। यहाँ पर फिल्म में किए गए कुछ बड़े बड़े ऐतिहासिक दावों की पड़ताल की गई है, और जो नतीजे सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो फिल्म एक कहानी बनाती है, और कहानी ये है कि देश में जो भी सरकार का विरोध करता है उसे बाहर से, मतलब विदेशों से पैसा मिल रहा है। सीधा सीधा ये दिखाने की कोशिश है कि ये जो विरोध है ये असली नहीं है, बल्कि ये चुनावों को प्रभावित करने के लिए एक विदेशी साजिश है। लेकिन ये तो फिल्म की बात हुई। विश्लेषण यहाँ रुकता नहीं, बल्कि इसके जवाब में कुछ सबूत सामने रखता है। ऐसी रिपोर्ट्स का जिक्र है जो कहानी का बिल्कुल दूसरा ही पहलू दिखाती हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक पूर्व प्रमुख के बयान का भी हवाला दिया गया है, जो फिल्म के दावे से एकदम उल्टा है। अच्छा, और नोटबंदी का क्या? फिल्म में तो उसे एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाया गया है, लेकिन विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि असलियत शायद कुछ और थी। जो डेटा है वो तो इकोनॉमी पर काफी बुरे असर की तरफ इशारा करता है। और फिर सामने आता है एक चौंकाने वाला आंकड़ा, 99.3%। RBI के मुताबिक नोटबंदी के बाद इतने प्रतिशत नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गए थे। अब ये जो नंबर है ये नोटबंदी की कामयाबी पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे तर्क का निचोड़ है। एक तरफ है फिल्म का दावा 60,000 करोड़ रुपए की नकली करेंसी, और दूसरी तरफ है RBI का डेटा कि सिर्फ 43 करोड़ रुपए की नकली करेंसी मिली। जमीन आसमान का ये फर्क फिल्म की कहानी की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठा देता है।
कहते हैं कभी कभी जो नहीं कहा जाता वो कही गई बातों से ज्यादा जरूरी होता है। तो अब हम बात करेंगे उन चीजों की जो इस विश्लेषण के मुताबिक फिल्म ने जानबूझकर नहीं दिखाई, और ये जानना जरूरी क्यों है ये भी समझेंगे। ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है। देखिए, प्रधानमंत्री की पाकिस्तान की अचानक यात्रा और उसके कुछ ही दिन बाद पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला। विश्लेषण कहता है कि इन घटनाओं को फिल्म से जानबूझकर हटा दिया गया। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि ये बातें फिल्म की सीधी सादी हीरो बनाम विलन वाली कहानी को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देती। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, विश्लेषण इस तरफ भी इशारा करता है कि 2019 के पुलवामा हमले से पहले मिले 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स का जिक्र भी नहीं है, और ना ही 40 से ज़्यादा सीआरपीएफ जवानों की शहादत का। ये सारी बातें मिलकर एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर बना सकती थीं, एक ऐसी तस्वीर जिसे शायद फिल्म बनाने वाले दिखाना नहीं चाहते थे। तो हमने देखा कि फिल्म को एक ऐड की तरह क्यों देखा जा रहा है, वो कौन सी दिमागी तरकीबें इस्तेमाल कर रही है और कौन सी ज़रूरी बातें छिपा रही है। ये सब हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे दमदार पॉइंट पर लेकर आता है कि फिल्म का असली मनोवैज्ञानिक मकसद क्या है। इस पूरी चीज़ के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, गैसलाइटिंग। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हेरफेर है जिसमें कोई इंसान या ग्रुप आपको आपकी ही याददाश्त और आपकी ही समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। मतलब आप ये सोचने लगते हैं कि क्या जो मुझे याद है वो सच में हुआ भी था। और यही इस पूरे तर्क का निचोड़ है। ये फिल्म सिर्फ इतिहास के बारे में नहीं है, ये लोगों की यादों के बारे में है। विश्लेषण का दावा है कि ये फिल्म उन हाल की घटनाओं की यादों को बदलने की कोशिश कर रही है जो लोगों ने खुद अनुभव की हैं। ये एक तरह से कह रही है, जो देखा उस पर भरोसा मत करो, जो हम दिखा रहे हैं उस कहानी पर भरोसा करो। तो आखिर में हम इसे एक दमदार सवाल पर आके रुकते हैं। जब कोई फिल्म उन घटनाओं को दोबारा लिखने की कोशिश करे जिन्हें लोगों ने खुद जिया है, तो उसका असली मकसद क्या हो सकता है? ये बात फिर सिर्फ मनोरंजन की नहीं रह जाती, ये इस बारे में हो जाती है कि हम अपनी दुनिया को कैसे याद रखते हैं और कैसे समझते हैं। सोचने वाली बात है।